रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उससे उस पर आपको 8 वीडियोज दिए गए जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर के बारे में पूरा डिटेल बताया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियोज को पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखिएगा, तभी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों डिफाइन किया जाता है? जैसे जब हम इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, प्रकाशता पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि वैसे नॉर्मली भी आप हर एक मैटर का जानते हो, डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ठीक ना। घनत्व से आप समझ सकते हो कि पदार्थ कितना भारी होगा, उसकी डेंसिटी जो होगी, ठीक ना, डेंसिटी जो किसी भी द्रव्य का जो डेंसिटी होता है जिसे आप बोलते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी भी पदार्थ का जो मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है, दैट इज डेंसिटी, इसी को आप डेंसिटी कहते हैं, ठीक ना। डेंसिटी से पता चलता है पदार्थ कितना भारी है या पदार्थ कितना हल्का है, ये चीज पता चलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक डिफाइन किया जाएगा। जो अपवर्तनांक होगा इससे ये पता चलेगा कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाएगी तो उसकी चाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाल बढ़ जाएगी, चाल घट जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक ना। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है उसके रिस्पेक्ट में अगर मीडियम में वो इंटर की है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट पर, उसके वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सभी चीज, इन सभी चीजों के बारे में जो आपको जानकारी देगा वो कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n होता है वह केवल तब डिफाइन किया जाएगा जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन हो रहा होगा, ठीक ना। जब अपवर्तन होगा तभी ये अपवर्तनांक जो होगा डिफाइन किया जाएगा, ठीक ना। तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं अपवर्तनांक होता क्या है, पहले इसको अच्छी तरह समझते हैं। अपवर्तनांक पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, यानी इक्वल टू आप जानते हो c/d। अपवर्तनांक कैसे डिफाइन करोगे, बताओ तो परिभाषा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तन निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, वो चीज यहाँ लिखोगे आप, और जो माध्यम, जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक लिखना है, ज्ञात करना है, उसकी चाल को यहाँ लिखा जाएगा, और दोनों का जो रेशियो रिजल्ट आएगा वही रेशियो रिजल्ट क्या कहलाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। चाहे आप इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख सकते हो, जो लाइट आ रही है, जिस निश्चित कलर की लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, और जिस माध्यम में आ रही है, माध्यम में आने पर उसकी वेवलेंथ कितनी हो गई है, दोनों का जो रेशियो रिजल्ट आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दोगे और इसको n से दर्शाया जाएगा। और n जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, मात्रक जो इसका होगा वह इसका, मीटर पर मीटर कैंसिल, एंगस्ट्रॉम कैंसिल, मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक ना। जो कुछ मात्रक होगा इसमें मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए बोला जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होगा वो हमेशा एक से क्या आएगा, बड़ा आएगा। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से बड़ा आएगा, ठीक ना, कभी भी इसका मान से छोटा नहीं आएगा, ठीक ना। एयर के लिए एक लिख दिया जाता है, अपवर्तनांक एक लिख दिया जाता है, जबकि एक होता नहीं हो चीज, एक से थोड़ा ज्यादा होता है 1.001, ऐसे इसका वैल्यू होता है जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है, इसलिए एयर के लिए एक लिख दिया जाता है, जबकि रियलिटी ये है वो एक बराबर नहीं होता, ठीक ना। ये चीज होगा हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक। ये हो गया अपवर्तनांक के बारे में, इतना आपको अपवर्तनांक के बारे में समझना चाहिए। साथ ही साथ और समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करेगा। अपवर्तनांक जो यह लिखा गया है, यह देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो माध्यम होगा उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर चाल कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अगर चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। अब इसको समझ लेते हैं, चाल किस माध्यम में ज्यादा होगी, किस माध्यम में कम होगी प्रकाश की चाल, ठीक ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
तो अगर आप इसको समझोगे, जानते हो, एक होता है सॉलिड, ठीक ना, उसके बाद लिक्विड, ठीक, लिक्विड, उसके बाद फिर क्या, गैस, और उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पर, बस यही इतना चीज आप समझिए। सॉलिड में स्पीड ऑफ लाइट जो सॉलिड जो होगा, इसके द्रव्यकण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। तो इसमें अगर प्रकाश इस माध्यम से ऐसे किसी मतलब जो सॉलिड हो और क्या हो, पारदर्शी हो, पारगम्य, उससे लाइट आर पार जा सकती, जैसे कांच हो गया, ग्लास हो गया, उससे जब लाइट पार होगी, उससे गुजरेगी जब, तो जानते हो उसकी द्रव्यकण पास पास है, तो लाइट को वहां पर गुजरने में प्रॉब्लम होगी, उसे अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, ठीक ना, उसकी स्पीड वहां कम हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यकण पास पास है, भीड़ ज्यादा है, भीड़ जहां ज्यादा होगी वहां पर स्पीड आपको स्लो करना पड़ेगा, नेचुरली यही होता है, ठीक ना। तो स्पीड जो होगी वहां पर ज्यादा कम होगी, और स्पीड कम होने से अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम होगी और अपवर्तनांक इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इसके बारे में, इसका मतलब स्पीड यहाँ पर, स्पीड इसमें क्या होती है, कम होगी, यहाँ पर नहीं चलेगा, स्पीड कम रहेगी, अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा। इसमें जब आप पहुंचोगे, इसमें जानते हो इसमें क्या होती है, इसके द्रव्यकण थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसके तुलना में, सॉलिड वाले तुलना में इसके द्रव्यकण थोड़ा दूर होंगे, जब दूर होंगे थोड़ा बाइकेट मिल जाएगा, ठीक ना, जब थोड़ा बाइकेट मिलेगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, और स्पीड थोड़ा बढ़ने से अपवर्तनांक थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक ना, ये चीज मिलेगा आपको। और उससे ज्यादा कहां पर मिलेगी, उससे ज्यादा द्रव्यकण जो होंगे ज्यादा दूरी पर किसमें होंगे, गैस में होंगे, उसमें अंतराल और ज्यादा होगा, अंतराल अगर ज्यादा और है तो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पीड ज्यादा अगर हो रही है तो मतलब अपवर्तनांक कम हो रहा है। तो एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो, इस आड़क ये पर अगर आप इधर से इधर को जाते हो, इधर से इधर को जाते हो तो v तो बढ़ता जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड से ज्यादा गैस में, जब ये चीज बढ़ता जाएगा, ये चीज याद रख लो, अपवर्तनांक जो होगा कम होता जाएगा, ठीक ना, चाल बढ़ती जाएगी और चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, दोनों बीच इनवर्स रिलेशन होता है। एक चीज समझ में आ गया, या ऐसा समझ जाओ कि अगर दो ही माध्यम है, जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, एक माध्यम यहाँ पर मैं लेता हूँ ग्लास हो गया, और एक यहाँ पर दूसरा हो गया डायमंड, हीरा हो गया, ठीक ना, अब बोल रहे तो दोनों सॉलिड हैं, तो उससे नहीं मतलब होता, अपवर्तनांक सबका डिफाइंड है, ठीक ना, अपवर्तनांक सबका डिफाइंड किया गया। इसमें ये देखा जाएगा कौन माध्यम, इसका अपवर्तनांक कितना है, इसका अपवर्तनांक कितना है, ग्लास का जानते हो 1.5 होता है, इसका जो होता है 2 होता है, डायमंड का कितना होता है 2 होता है, ग्लास कितना होता है 1.5 होता है। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए, अगर उसका मतलब क्या नाम है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा तो समझ जाना माध्यम उतना ज्यादा डेंस है, सघन है, इसका मतलब इन दोनों में डायमंड ज्यादा सघन होगा, ग्लास के रिस्पेक्ट में कम सघन होगा, ठीक ना। तो अपवर्तनांक से भी समझ में आता है कौन माध्यम कितना ज्यादा सघन है, ठीक ना। तो कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है, ये अपवर्तनांक के मान से पता चलता है। जिसके लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा वो माध्यम सघन होगा, जिसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा वो माध्यम उसके रिस्पेक्ट में विरल होगा, ठीक ना। ये चीज एक रिफ्लेक्टिव मतलब रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक ना, किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफाइन किया जाता है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, इसमें जो अगला पॉइंट है, अभी ये क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो प्रकार का होता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना है वो समझना है कि इसके टाइप जो होते हैं दो होते हैं, ठीक ना, इसके दो टाइप होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के प्रकार, ये दो प्रकार का डिफाइन किया जाता है। एक जो होता है एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। इसे बोला जाता है क्या, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, निरपेक्ष, ठीक ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसे बोलेंगे क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि हम किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष डिफाइन करें, ठीक ना, यदि हम किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष परिभाषित करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक को सामान्यतः अपवर्तनांक के नाम से ही आप जानोगे, और n इक्वल टू लिखोगे इसमें c/v या लैम्डा अपॉन लैम्डा ये ही लिखा जाएगा, ठीक ना। ये चीज हो गया, बस यही इतना इसमें है। और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इसका मान जो होगा हमेशा
से बड़ा होगा। इसमें जो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो होता है वैक्यूम। लेकिन जो दूसरा वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, दूसरा वाला पोर्शन अगर आपसे पूछा जाता है, वैक्यूम भी याद रखना होगा, अगर आपसे पूछा जाता है जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इसका मतलब आपसे पूछा जाए जल का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष पूछा जा रहा है, वहां वो बात अंडरस्टूड होना पड़ेगा, निर्वात सापेक्ष हमसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो निर्वात के सापेक्ष जो जल होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 4.3 आएगा। और अगर आप लिखते हो एयर का लिखते हो तो यहाँ पर एयर का जो हो जाएगा, एयर का क्या लिखोगे, एयर का जो होता है 1.001 होता है, जो कि लगभग एक के नियर अबाउट 1 आप बोल सकते हो, 1 के इक्वल होता है। और ग्लास जो होता है, ग्लास कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 3/2। और जो डायमंड होता है, ठीक ना, डायमंड का मतलब हीरे का प्रोग्राम जो होता है वो 2 होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी यही होगा, तो ये लिखा जाएगा इसी को, ठीक ना। ये चीज है, इतना आपको याद रखना होगा। देख रहे हो जो माध्यम जितना ज्यादा सघन है उसका प्रोग्राम उतना ज्यादा होता है। जैसे ये सबसे कम है, इसमें सघनता कम है, इसका काम ये है, ठीक ना। उससे ज्यादा सघन कौन होगा, वाटर होगा, उसका इसमें थोड़ा ज्यादा है। और उससे ज्यादा सघन कौन होगा, ग्लास होगा, उसका और ज्यादा है। उससे ज्यादा सघन कौन होगा, हीरा है, उसका प्रोग्राम और ज्यादा है। तो याद रख लेना है, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होता है, ठीक ना। ये इतना पार्ट है किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, निरपेक्ष अपवर्तनांक का। जो दूसरा पार्ट इसमें आपको पढ़ लेना है वो होता है क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक ना। जो दूसरा पार्ट पढ़ना है सापेक्ष अपवर्तनांक का, तो देख लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको ये पढ़ना होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूर, इसमें क्या होगा, प्रकाश जो होगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम हो जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, तो इसमें जो माध्यम का अपवर्तनांक डिफाइन किया जाएगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का डिफाइन किया जाएगा, या फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का डिफाइन किया जाएगा। तो अगर हम एक माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम करते हैं, दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम करते हैं, तो दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी को हम बोलेंगे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम पहले के सापेक्ष दूसरे का निकाल रहे हैं, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, अगर हम पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे का निकाल रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे 1 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक ना। प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसे कैसे लिखा जाएगा, 1n2 से आप रिप्रेजेंट करोगे। और 1n2 का मतलब अगर आप इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में अगर दर्शा दें तो n2/n1 लिखोगे। हां, 1n2 का मतलब क्या होगा, n2/n1 लिख सकते हो। ये इतना सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ सापेक्ष अपवर्तनांक का रिप्रेजेंटेशन किसमें हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में हो गया। और इसी चीज को आप लिख सकते हो c/v2 और इसे लिख सकते हो c/v1, क्योंकि आपने पढ़ा है बराबर c/v। दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम हो सकता है उसमें चाल अलग हो, पहले माध्यम चाल अलग होगी, तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, इसको यहां लिखोगे v1/v2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1n2 मतलब n2/n1, या फिर साल करने पर रिजल्ट v1/v2 आएगा, या आप जानते हो v बराबर n लैम्डा होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो f लैम्डा1, यहाँ लिख सकते हो f लैम्डा2 हो गया। अपवर्तन जब होता है जानते हो, अपवर्तन की प्रक्रिया में वेवलेंथ बदलती है, स्पीड बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स, ये केवल सोर्स पर डिपेंड करता है। सोर्स से जितना प्रोड्यूस कर दिया गया होगा, अगर 4 चक्कर पर सेकंड दे दिया गया होगा, 4 बार एक सेकंड में वाइब्रेट करना है, तो चाहे वो जिस माध्यम में जाए वो 4 चक्कर ही लगाएगा, लेकिन स्पीड जो होगी, वेवलेंथ जो होगी, ये मीडियम टू मीडियम, ठीक ना, बदलते रहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, अपवर्तन के केस में भी नहीं होगी। इसलिए इसको आप कैंसिल आउट करोगे और यहाँ पर आएगा क्या, λ1/λ2। तो यहाँ पर देख रहे हो n2 का क्या मतलब, n2 यहाँ वाला बटे ये वाला, तो n2/n1 ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। इसी को सॉल्व कर लिया गया, कहां से, यानी d के फार्मूले से करके सॉल्व किए, तो ये चीज आ जाएगा, क्योंकि दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में 4, ये पहला माध्यम है, पहले माध्यम में 4, कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल हुआ, v1/v2 आया। इसको सॉल्व किए λ1/λ2 बराबर λ1/λ2 लिख सकते हो। ये हो गया क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। और ये कब डिफाइन होगा, जब माध्यम, जब क्या हो रहा होगा, प्रकाश में माध्यम से माध्यम को जा रही होगी। इतना चीज आपको समझ
होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसी के बेसिस पर हमें निकाले प्रकाश का मान लीजिए यहाँ से दूसरे से जा रही है कहाँ को आ रही, पहले माध्यम को आ रही इधर से, तो दूसरे से जा रही है कहाँ पहले, तो यहाँ दूसरे माध्यम सापेक्ष हम पहले माध्यम का पता निकालेंगे, तो दूसरे मतलब ये वाला माध्यम, तो दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले, जिसका निकालना होगा वो यहाँ लिखा जाएगा राइट में, और जिसके जहाँ से जा रहा होगा जिसके सापेक्ष निकालना होगा पहले, जिसका निकालना होगा बाद में, तो 2n1 हो गया। तो 2n1 का मतलब क्या होगा, ये चीज पहले लिखोगे n1 और ये चीज बाद में लिखोगे n2। ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको और अगर सॉल्व हम करें तो सॉल्व करने का रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पर p/v1, ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं बराबर c/v होता है, क्या होगा c/v2, इससे कैंसिल आउट होगा, सबके बाद क्या आएगा v2/v1 आएगा। तो 2n1 का मतलब क्या होगा, 2n1 लिखा गया जैसे आप n1/n2 लिखोगे या फिर v2/v1 लिखोगे, और v बराबर जानते हो n लैम्डा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा λ2/λ1 आएगा। ये जो चीजें यहाँ पर लिखी जा रही हैं ये सब चीजें क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इसका मान कुछ भी आ सकता है, एक से बड़ा भी आएगा, एक से छोटा भी आएगा, एक के बराबर भी आ सकता है, तो दोनों तरफ एक ही माध्यम है। ज्यादा उनके घनत्व में जो दोनों माध्यम है उनके क्या नाम प्रकाशीय घनत्व में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर ना हो तो क्या होगा, दोनों माध्यम के लगभग अपवर्तनांक चाहे पहले सापेक्ष दूसरे का चाहे सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा चेंजमेंट तब नहीं आता है, ठीक ना। ये चीज हो गया यहाँ पर। अब एक चीज आप यहाँ देख रहे होंगे, विजुअलाइज कर रहे होंगे, 2n1 यहाँ पर उतना आया और 1n2 यहाँ पर ये चीज आया। अगर हम दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो थोड़ा देखो क्या मिलता है, दोनों को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा लें 1n2 मल्टीप्लाई विद 2n1, इसके रिजल्ट को अगर आप रखो तो इसका रिजल्ट क्या है n2/n1 है, यहाँ पर n2/n1 है, और इसका रिजल्ट क्या है 2n1 का रिजल्ट क्या है n1/n2 है। ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो 1n2 गुणे यहाँ पर 2n1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना होगा, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का जो गुणनफल आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, ठीक ना। इस चीज को जो यहाँ पर लिखा गया है इसी को किताब में आप एक नए हेडिंग से समझोगे, जिसे कहा जाएगा उत्क्रमणिका का सिद्धांत, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को बोला जाता है, जो वैल्यूज आया है इसी को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है, उत्क्रमणिका का सिद्धांत बोला जाता है। उसमें यही बताया गया है अगर प्रथम माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो इसके सापेक्ष वाला हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर 2n1 निकालोगे आप तो इसको यहाँ गुणा है, इधर अगर भाग करा दोगे तो 1/1n2 आ जाएगा, तो 1/1n2 है तो 2n1, तो इसी प्रकार से अगर हम 1n2 निकालते तो इस चीज को भेज दिए होते 1/2n1, तो अगर 1/1 होगा तो ये दोनों जब लिखेंगे इंटरचेंज करवा लेंगे बस, यहाँ तो यहाँ एक इधर लिख रहे हैं तो n2 इंटरचेंज कर देना होगा, ठीक ना। ये चीज हो गया, ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक, और वो इसके पहले जो मैंने बताया आपको वो क्या था निरपेक्ष अपवर्तनांक था, ठीक ना। ये दो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसी पर बेस में आपको एक दो निमेषक दिखा देता हूँ, इसके बाद ये वाला पॉइंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो संबंधित पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बस केवल एक निमेषक इसमें आप देख लीजिए, ठीक है ना, कैसे इसका यूज किया जाएगा। जैसे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जल में प्रकाश की तरह कोई लिक्विड उसमें प्रकाश की जो चार्ज है, प्रकाश की चार्ज वो है 2.0 10⁸ मीटर/सेकंड, ये आपको पूछा गया है। जल में प्रकाश की चार्ज कितना है 2.0 10⁸ मीटर/सेकंड है, ठीक ना। तो जल का अपवर्तनांक कितना, अगर ये पूछा जल का अपवर्तनांक कितना, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, ठीक ना, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, ठीक ना। थोड़ा देख लेते हैं जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये इसको अगर हमें निकालना है n इक्वल टू देखो फार्मूला सीधा लगाते हैं, n बराबर होता है c/d। अगर जल का पूछ रहा है, कांच का पूछ रहा है, किसी एक माध्यम का पूछ रहा है तो बस सीधा सीधा आप निकाल सकते हो, ठीक ना। तो n इक्वल टू c/d लिखोगे, तो c जान रहे 3.0,
3.0 हो गया। वैसे ये जो एक वैल्यू जो लिखा गया वो ग्लास का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्लास एक्चुअल वैल्यू ये ग्लास का है, मैं एग्जांपल तौर पर बता रहा था, ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू जो होगा क्या नाम होगा, ग्लास में प्रकाश की चाल ये होती है 2.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा 10⁸ ही हट जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 हो गया। इसका मतलब जो सॉलिड जो है, मतलब कि जो ग्लास है उसका जो अपवर्तनांक आया, अपवर्तनांक का मतलब वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसका आ गया या निरपेक्ष अपवर्तनांक जो आ गया वो 1.5 आ गया, ठीक ना। ये चीज हो गया। दूसरी बात, अगर ये इसी के बेसिस पर आपसे ये पूछा गया होता, जैसे क्वेश्चन हो गया, इसी प्रकार से अगर ये दिया गया होता, एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक आपको बताया गया, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक आपको बताया गया वो 2, अपवर्तनांक दिया गया है 2 है। तो अगर अपवर्तनांक आपको पता है, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट दैट विल बी, उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगी, तो उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तब भी यही फार्मूला आपको लगाना होगा। उस माध्यम का अपवर्तनांक पता है, जिस माध्यम में चाल पता करनी है, तो इसमें जानते हैं क्वांटिटी नोन होती है, पता होती है, आपको पहले से ज्ञात होती है c, ठीक है ना, जिसका वैल्यू ये इतना होता है, इतना आपको पता है। तो यहाँ पर तभी एक बात लगाओगे n = c/v, और आपको की बार निकालना क्या है, अब की बार v निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा c/n, और यहाँ पर c का वैल्यू आपको पता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर क्या होता है n दिया गया 2 है, और कैंसिल करने कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक ना। ये जो चीज है ये उस माध्यम प्रकाश की चाल होगी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है ये उस माध्यम प्रकाश की चाल है। वास्तव में जो ये बराबर 2 जो लिखा गया है ये किसके लिए होता है, डायमंड के लिए होता है। तो डायमंड में प्रकाश की चाल अगर पूछी जाए तो कितनी होती है, यही इतना होता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इस बात को आप ऐसा भी कह सकते हो, जितना निर्वात प्रकाश की चाल होती है उसका आधा चाल किसमें होता है, डायमंड में, ठीक ना। ये तो थोड़ा इसका यूज था, ठीक ना, आप इसको देख सकते हो। अब इसी पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, सापेक्ष वाले का जो रिलेटिव वाला है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक न्यूमेरिकल, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया कि पहला एक माध्यम है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल बताई गई है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल में यहाँ लिख रहा हूँ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और जो सेकंड मीडियम में प्रकाश की चाल जो है, जो सेकंड मीडियम है उसमें प्रकाश की चाल जो है 3.0 × 10⁸, ठीक ना, मीटर पर सेकंड है। कहा जा रहा है आप 1n2 पता कीजिए, मतलब प्रथम माध्यम से आप दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए, और दूसरे माध्यम से आप पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। ये दोनों चीज आपको पता करना है। तो आपको पता करना है क्या, 1n2 और 2n1। पहला काम हम ये करेंगे, पहले हम एक पता कर लेंगे, चाहे 1n2 या फिर 2n1, जो आप चाहो यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ का सॉल्यूशन देखिए कैसे निकाला जाएगा, तो निकाल लेते हैं 1n2। 1n2 का मतलब क्या होगा, 1n2 का मतलब क्या होगा, n2/n1। अब हमें दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक पता हो, पहले को पता हो तब तो निकालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं पता नहीं, यहाँ चाल दिया गया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यही चीज आगे साल होकर अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर कि n2/n1 को आप v1/v2 भी लिख सकते हो, ठीक ना, क्योंकि n बराबर c/v1 और n बराबर c/v, यहाँ पर n2 बराबर c/v2, n1 बराबर c/v1, तो यहाँ पे c कैंसिल होंगे, v1/v2 आएगा, तो v1/v2 ये इतना है, इतना साफ करेंगे 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर आएगा कितना 2.25, यहाँ पर कितना है 3.0, दशमलव हटा करके 100 से यहाँ 225 हो जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा। इसको हम साल करेंगे 25 25 14 25 9 ये 225, हाँ 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा 225 और 25 बराबर में 300 हो जाएगा, 12 बार जाएगा, इस साल करने 3/4 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर साल कर लोगे तो आप n2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक जब डिफाइन किया जाएगा, 1n2 जब डिफाइन किया जाएगा कितना आएगा 3/4 आएगा, ठीक ना, 3/4। इस वैल्यू को देकर के आप ये पता कर सकते हैं अगर पहले में चाल 3 होगी तो दूसरे में चाल 4 हो जाएगी। मतलब कि हम जहां से जहां को जा रहे हैं हम वहां पर
इंक्रीज कर जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट को वहाँ पर इंक्रीज हो जा रहा है। तो अपोर्टनाइजर अपोर्टनाइज कम हो चुका, यहाँ 3 हुआ होता और यहाँ 2 आया होता, इसका मतलब हम ज्यादा से जा रहे थे, कम हो जा रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा कहाँ होगा, विरल में, और कम कहाँ होगा, सघन में। इसका मतलब हम विरल से गए होंगे सघन में, ये चीज हो गया। लेकिन वहां पर देखिए क्या होगा, कम है ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर कम कहाँ होगा, सॉलिड में, मतलब सघन माध्यम में, और ये कहाँ पर हो गया होगा, विरल माध्यम में। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। अगर आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाओगे तो अपोर्टनांक जो होगा, जो अपोर्टनांक का मान आएगा, मतलब सापेक्ष अपोर्टनांक का जो मान आएगा वह 1 से कम आएगा। देख रहे हो इस चीज को। और यहाँ पर क्या है, अगर आप विरल से सघन में जाओगे, यहाँ पर देखो विरल है, विरल सघन में जा रहे हैं तो अपोर्टनांक का मान 1 से ज्यादा आ रहा है। इस बात को भी आप याद रख सकते हो कि अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम को जाते हो तो जो सापेक्ष अपोर्टनांक आता है उसका मान 1 से अधिक होता है। लेकिन इसी का उल्टा भी याद रखना होगा कि अगर आप विरल माध्यम से या सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाते हो तो अपोर्टनांक का जो मान आएगा वो हमेशा 1 से कम रहेगा। ठीक ना। ये वैल्यू आपका 1n2 का आ गया, 1n2 का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। और जब 1 × 3/4 आ गया तो यहाँ से हम 2n1 भी निकाल सकते हैं। 2n1 आपको पता है 2n1 का मतलब 1/1n2 होता है। मैंने बताया था कि 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर 1 होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर 1/1n2 का वैल्यू कितना है, 3/4 है। यहाँ पर 3/4 रखोगे, 4 ऊपर आ गया, 4/3। अगर ऑब्जेक्टिव में करना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो केवल रिवर्स कर देना, सीधा आंसर 4/3 वहां पर आपको मिल जाएगा। बस आज इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना। आज यही चैप्टर चल रहा है, लेकिन उस चैप्टर में पहला पॉइंट मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना। अभी इस पर और 3 लेक्चर होंगे, पहले हम इसको पढ़ लेंगे, इसमें संबंधित स्नेल का नियम है उसको समझेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। ठीक ना।